हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। ये राजन सीरीज का 13वां क्लास है। अगर पीछे के क्लास 12 जो क्लास हम लोगों ने पढ़ा था आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य बताइए। उत्तर, रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा एवं कौशलों का विकास। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा देना। तीसरा, विद्यालय के वातावरण को भय मुक्त बनाना। चौथा है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। ये रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य हैं। प्रश्न संख्या 63 है, बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षण की प्रविधियाँ। पहला है प्रश्नोत्तर प्रविधि, दूसरा है गतिविधि प्रविधि, तीसरा है भ्रमण प्रविधि, चौथा है कहानी प्रविधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं। कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला है प्रश्न स्पष्ट हो, दूसरा है प्रश्न संक्षिप्त हो, तीसरा है प्रश्न छात्र के बोध तथा ज्ञान की जांच करने में सक्षम होने चाहिए। ये अच्छा कक्षा शिक्षण करते समय प्रश्नों की विशेषताएं हैं। चौथा दिया हुआ है प्रश्न सार गर्भित हो। पांचवा, प्रश्न एक ही उत्तर की ओर संकेत करे। छठवां, प्रश्न लघु उत्तरात्मक होने चाहिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न अभिव्यक्ति प्रधान होते हैं। अगला पॉइंट है 7वां, कुछ प्रश्न व्याख्यात्मक भी पूछने चाहिए। व्याख्यात्मक प्रश्नों के द्वारा छात्रों की कल्पना एवं चिंतन क्षमता को विकसित किया जा सकता है। 8वां पॉइंट है, कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई सूत्र, वैज्ञानिक का नाम, किसी राजा का जन्म, गद्दी पर बैठना, किसी साहित्यकार की कृति आदि। प्रश्न संख्या 65 है, उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है वांछनीय सूचना देना। शिक्षण वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। दूसरा है शिक्षण सिखाना है। शिक्षण ऐसा हो जो बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझे तथा उसी के अनुसार मार्गदर्शन करे। तीसरा है चुने हुए तथ्यों का ज्ञान। शिक्षण के द्वारा छात्रों को शैक्षिक तथा लाभप्रद तथ्य बनाने चाहिए। चौथा है सहयोग पर आधारित। उत्तम शिक्षण छात्र तथा शिक्षकों के सहयोग पर आधारित होता है। पांचवा है प्रजातांत्रिक। उत्तम शिक्षण प्रजातांत्रिक स्वरूप का होना चाहिए। छठवां है प्रगतिशील। अच्छा शिक्षण बालक के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए। सातवां है गुणवत्तापूर्ण। उत्तम शिक्षण गुणवत्ता पर आधारित होना चाहिए। आठवां है निर्देशात्मक। उत्तम शिक्षण में बालक को निर्देश दिया जाता है। और नौवां है निदानात्मक एवं उपचारात्मक। आज हम वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा बालक की योग्यताओं, क्षमताओं और संवेगिक विशेषताओं का पता सरलता से लगा लेते हैं। ऐसा शिक्षण ही निदानात्मक तथा उपचारात्मक बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, शिक्षण में शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखिए ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, नियोजन का सिद्धांत जो बेसिकली जो राजन सीरीज में देता है ना, वो 2015 से लेके जब तक आप जिस भी ईयर में हैं उस तब तक के प्रीवियस ईयर को देता है। उत्तर है इसका, जब शिक्षक पाठ्य सामग्री का उचित प्रकार से चुनाव कर ले तो उसे क्रमबद्ध ढंग से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए।
जैसे पाठ योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का प्रयोग, गृह कार्य एवं पुनरावृत्ति प्रश्न। किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धिमत्ता पूर्वक की गई अग्रिम तैयारी की योजना ही नियोजन कहलाती है। इसके अंतर्गत करणीय कार्य के विभिन्न पक्षों पर पूर्व चिंतन किया जाता है ताकि वह कार्य कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आधुनिक होने का सूचक है। प्रश्न संख्या 67 है, श्यामपट्ट लेखन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, श्यामपट्ट लेखन करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। पहला है, श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली विषय वस्तु सुंदर, सुडौल अक्षरों तथा शुद्ध भाषा में लिखनी चाहिए। दूसरा है, पाठ के किसी अंश को समझाने की दृष्टि से यदि श्यामपट्ट पर चित्र बनाया जाए तो वह सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए। तीसरा है, श्यामपट्ट पर लिखते समय उसके रंग के विपरीत रंग की चाक का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है, श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली बात की उपयोगिता न रहने पर उसे झाड़न से मिटा देना चाहिए। झाड़न का मतलब वही डस्टर होता है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है झाड़न, शुद्ध हिंदी लिखा है, आप डस्टर से मिटा देना चाहिए। पांचवा है, श्यामपट्ट पर सार लिखते समय छोटे, सार्थक तथा सार गर्भित वाक्यों का प्रयोग करें। छठवां है, निर्धारित समय का अधिकांश भाग पाठ को समझाने में व्यतीत किया जाए, न कि केवल सार लिखवाने में। सातवां पॉइंट है, लिखने की गति सामान्य रखनी चाहिए, नहीं तो बहुत तेज होनी चाहिए लिखने की गति या नहीं बहुत स्लो होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 68 है, अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। देखिए ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय इस प्रकार हैं। पहला है, अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए शिक्षण में बोध पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना तथा पूर्वानुमान लगाना आदि क्रियाओं पर बल देना चाहिए। दूसरा है, छात्रों को समयबद्धता, नियमितता, स्वच्छता, श्रमशीलता, सहभागिता, उत्तरदायित्व की भावना आदि से परिचित कराना चाहिए। तीसरा है, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण कराना चाहिए जिससे नकल की संभावना बिल्कुल न रहे। एक ही पाठ्यक्रम के 8 से 10 प्रश्न एक कक्षा में दिए जाएं, जिससे सामूहिक नकल की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। अगला पॉइंट है इसमें चौथा, छात्र की प्रवीणता तथा दक्षता स्तर का विकास करने का प्रयास किया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। देखिए ये सभी जो 2019 के प्रश्न दिए हुए हैं सीरियल से, ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, यह शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को विकसित करने में सहायता करती है। दूसरा है, यह शिक्षण सामग्री कक्षा में प्रबंधन, मूल्यांकन तथा शिक्षण में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है। तीसरा है, यह भाषाई कौशलों के विकास तथा दक्षता लाने में सहायता करती है। चौथा है, इसके माध्यम से शिक्षक तथा छात्र अपनी विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन तथा जांच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर दिया है, शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में उपयोगिता। पहला है, शिक्षण प्रविधियों की सहायता से प्रत्येक स्तर की कक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का चयन किया जाता है। दूसरा है, कक्ष में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम की विधियों की जानकारी आवश्यक है। तीसरा है, विषय के अनुरूप शिक्षक प्रविधियों का चुनाव कर लेता है। प्रश्न संख्या 71 है, बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए।
उत्तर बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर। एक तरफ आप लिख दीजिएगा बाल केंद्रित शिक्षण और दूसरी तरफ शिक्षक केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण में पहला है विस्तृत सामाजिक संदर्भों में अधिगम अथवा चार दीवारी के बाहर सीखना, और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में है चार दीवारी के अंदर सीखना। बाल केंद्रित शिक्षण में दूसरा है बालक की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता, मतलब उस पर ध्यान दिया जाता है, बच्चा स्वतंत्र होकर सीखता है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में है शिक्षक का निर्णय तथा निर्देश सर्वोपरि होता है, इसमें बच्चा चुपचाप सुनता है, जो शिक्षक कहता है वही मानना पड़ता है। बाल केंद्रित शिक्षण में तीसरा है बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल, और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में है अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। बाल केंद्रित शिक्षण में चौथा है बहुविध अनुभव, और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में चौथा है रैखिक अनुभव। बाल केंद्रित शिक्षण में है पांचवा सीखने में छात्र की सक्रिय भागीदारी, और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में पांचवा है निष्क्रिय प्रभाव में अधिगम। बच्चे का उसमें कोई खास प्रभाव नहीं रहता है, वो चुपचाप सुनता रहता है शिक्षक केंद्रित शिक्षण में, और शिक्षक केंद्र में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर है इसका प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय ध्यान रखी जाने वाली सावधानियां। पहला है दृश्य शब्द सामग्री का उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। दूसरा यंत्रों के उपयोग का सही प्रकार से ज्ञान देना चाहिए। तीसरा मितव्ययिता के साथ प्रयोग संपन्न करना चाहिए। और चौथा है प्रयोग को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। और पांचवा है शिक्षक को बहुत सावधानी से पाठ की प्रभावात्मकता को बनाए रखना चाहिए। छठवां है छात्र को देखकर प्रयोग सीखने का अवसर देना चाहिए। सातवां है प्रयोग का प्रदर्शन करते समय छात्र की प्रयोग में रुचि बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। डाल्टन योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर डाल्टन योजना की प्रमुख विशेषताएं। पहला है इस पद्धति के अनुसार बच्चों को परीक्षाओं से मुक्त रखा जाता है। दूसरा है इस विधि में बालकों को उत्तरदायित्व निभाने की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। तीसरा है इस योजना के अनुसार विभिन्न योग्यताओं, बौद्धिक स्तरों तथा रुचियों के छात्र अपनी इच्छा, सुविधा तथा गति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। ग्राम शिक्षा समिति क्या है, इसके कार्यों को समझाइए। उत्तर ग्राम शिक्षा समिति का गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्राम शिक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया था। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय को समुदाय से जोड़ने का प्रभावी माध्यम माना जाता है। ग्राम शिक्षा समिति एक वैधानिक संस्था है जो विद्यालय संबंध में अपना दायित्व निभाती है। ग्राम शिक्षा समिति की गठन प्रक्रिया निम्नवत है। जो ग्राम शिक्षा समिति में होते हैं वो पहला होता है ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है ग्राम शिक्षा समिति में। दूसरा दिया है प्रधानाध्यापक जो सदस्य सचिव होता है। और तीसरा दिया है 3 अभिभावक जो होते हैं बच्चों के, इनमें से एक सदस्य महिला होना आवश्यक माना जाता है। इन सदस्यों को बेसिक शिक्षा अधिकारी नामित करता है। ये सब मिला के ग्राम शिक्षा समिति में काम करते हैं। अगला हेडिंग है इसमें ग्राम शिक्षा समिति के कार्य। ये है अकादमिक कार्य। अकादमिक कार्य मतलब होते हैं जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित काम क्या होते हैं। तो इसमें दिया है ग्राम शिक्षा समिति के अकादमिक कार्य निम्नलिखित है। पहला है विद्यालय को समुदाय से जोड़ने में ग्राम शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है गांव के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं की आर्थिक सहायता के लिए गांव के लोगों को प्रेरित करना। तीसरा है विद्यालय में नामांकन, ठहराव एवं संप्राप्ति को प्राप्त करने में। चौथा है घर घर का सर्वेक्षण कराना। पांचवा है पिछड़े वर्ग के विकलांग व बालिकाओं का नामांकन कराना।
ये सब काम होता है ग्राम शिक्षा समिति के, अकादमिक कार्य होते हैं। और जो इसका बी पक्ष दिया है वो दिया है विद्यालय संरचना संबंधी कार्य क्या होते हैं उनके, विद्यालय संरचना संबंधी कार्य। ग्राम शिक्षा समिति के विद्यालय संरचना संबंधी निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला है भौतिक संसाधन जुटाने में, दूसरा है भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कराना, तीसरा है शौचालय बनवाना तथा हैंडपंप लगवाना, और सी है वित्तीय कार्य। ये तो विद्यालय संरचना संबंधी कार्य हो गए ग्राम शिक्षा समिति के, और तीसरा है वित्तीय कार्य, मैंने पैसे से लेन देन से संबंधित कार्य क्या है। तो इसमें दिया है ग्राम शिक्षा समिति के वित्तीय कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है वित्तीय संसाधन जुटाने एवं सदुपयोग के लिए, दूसरा है पुस्तकें, यूनिफॉर्म, पोषाहार, छात्रवृत्ति वितरण के लिए, और तीसरा है अनुदानों के व्यय करने के लिए। प्रश्न संख्या 75 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताइए। उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये तो बीटीसी में पूछेगा ही। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया है 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी 2020 इसी को कहते हैं संक्षेप में, को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पूर्व वर्ष 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली तथा वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। जून 2017 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में एक समिति गठन की थी, जिसने मई 2019 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रदान की थी। इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है महत्वपूर्ण तथ्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री एजुकेशन कर दिया गया है। दूसरा है शिक्षा पर कुल GDP का 6% का व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्कूली शिक्षा में क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब 5 धन 3 धन 3 धन 4 का पैटर्न निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है 10+2 मतलब पहले अब हाई स्कूल तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते थे सबको। उसके बाद से वो जो ये जो 2 साल का है 11वीं और 12वीं, इसमें आप मैथ ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं और साइंस ले सकते और क्या बायोलॉजी ले सकते हैं, ऐसा ऑप्शन हुआ करता था। लेकिन अब होगा 5 तक, ये प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से जो 3 साल की जो पढ़ाई होगी वो 8 तक हो जाएगा, मतलब 8 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे। उसी के बाद से उस बच्चे को चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, वो 3 साल फिर पढ़ेगा, जो उसके बाद वो 8 3 11, जो पहले 12वीं तक पढ़ाई होती थी वो 11 साल में हो जाएगी, मानी 11वीं तक हो जाएगी। उसके बाद जो ग्रेजुएशन का होगा 4 साल का होगा। पहले होता था 10+2+3, ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, जिसमें जिसको जिस क्षेत्र में जाना होगा उसी से संबंधित पढ़ाई करेगा। जैसे किसी को टीचर बनना है तो अलग से BTC कोर्स नहीं होगा, इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन में ही उसका BTC मान लिया जाएगा, DLED करा दिया जाएगा ग्रेजुएशन के साथ ही, तो इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा उसका। 3 साल का ग्रेजुएशन ना होकर 4 साल का हो जाएगा और उसी में उसका DLED भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का अब शिक्षा का प्रावधान है। 5 धन, अब इसको बस याद रखिएगा। पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी 10+2+3 थी, अब है 5+3+3+4 का पैटर्न निर्धारित किया गया है। अगला जो पॉइंट है दूसरा, 5 वर्ष के पहले चरण में 3 वर्ष आंगनबाड़ी या प्री स्कूल और 2 वर्ष पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। अगला है इसके पश्चात तीसरे से 5वीं कक्षा, 6ठी से 8वीं कक्षा और 9वीं से 12वीं कक्षा में के 3 स्तर रहेंगे। अगला पॉइंट है चौथा,
तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में संबंधित प्राधिकारी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। कक्षा 9 से विषय का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। पहले 10 के बाद मिलता था हम लोग को। इसमें अगला जो पॉइंट है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे वर्ष में 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे और इस दौरान उन्हें स्थानीय कारोबारियों और शिल्पकारों के पास इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसका मतलब है कि बच्चे 10 दिन बिना बस्ते के जाएंगे और स्थानीय कारीगरों के मतलब जैसे बढ़ई हो गए, कुम्हार हो गया और भी जितने काम होते हैं, गैरेज वाले हो गए, ये सब जाएंगे और बच्चों को इन सब का भी इंटर्नशिप कराया जाएगा कि कोई बच्चा है जो पढ़ने में अक्षम है, आगे नहीं पढ़ सकता, तो वो पहले ये 10 दिन में अलग अलग काम करके वो देख लेगा कि कौन सा काम में हम जा सकते हैं और कौन मेरे लिए बेटर है और मेरी रुचि किस में है। अगला पॉइंट है, स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य स्तर पर स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA गठित की जाएगी। अगला पॉइंट है, राज्य की विशेषताओं और जानकारियों के आधार पर सभी राज्य अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। सभी स्थानीय भाषाओं में स्कूली पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर फोकस रहेगा। बस्ते का बोझ कम रखा जाएगा। अगला जो पॉइंट है, नई नीति के अंतर्गत बच्चों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को शामिल किया जाएगा। प्रायोगिक शिक्षा जैसे शिक्षा शास्त्र के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुस्तकों को पढ़ने का चलन पढ़ाया जाएगा और डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सहायता से किया जाएगा और समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। अगला पॉइंट है, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होलिस्टिक होगा जिसमें 3 विधि से मूल्यांकन होगा, जिसमें एक मूल्यांकन स्वयं बच्चे द्वारा, दूसरा मूल्यांकन उसके सहपाठी द्वारा और तीसरा मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया जाएगा। ये उच्च शिक्षा, उसके बाद है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में जो NEP 2020 है, इसमें क्या कहा गया है उच्च शिक्षा के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं से मिले क्रेडिट का लेखा जोखा रखने के लिए डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। फाइनल डिग्री में इन क्रेडिट को जोड़ा जा सकता है। देखिए अभी इस समय बन भी रहा है, ABC कार्ड बन रहा है, ये वही है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। ये ABC कार्ड बन रहा है, इसमें बनना शुरू हो गया है, जिसमें सारा उसका जो भी पढ़ने लिखने से संबंधित है उसका सबका उसमें क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा और वो सभी फाइनल जो उसका जो रिजल्ट बनेगा उसमें जोड़ा जाएगा। अगला पद है, जो अगला पॉइंट है इसमें, उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति और क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च संस्था के तौर पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। अगला पद है, मेडिकल लॉ और आर्किटेक्चर को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा आयोग हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन होगा। अगला पॉइंट है, सरकारी और निजी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर एक ही तरह के नियम और मानक लागू होंगे। अगला जो पॉइंट है, सभी विद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी। अगला है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कई एग्जिट ऑप्शन और इस अवधि के भीतर उचित प्रमाणीकरण के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री और 4 वर्ष के बाद रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री दिया जाएगा। जैसे पहले होता था, पहले आदमी जो बच्चे थे पहले ग्रेजुएशन करते थे 3 साल का, उसके बाद उनको जिस क्षेत्र में जाना होता था, जैसे टीचिंग में जाना है तो BTC B.Ed करते थे, अगर जो उनको हायर एजुकेशन में जाना था तो MSc करते थे, या फिर डिप्लोमा अलग से ही होता था 2 साल का। लेकिन अब ऐसा है, एक ही में सब होगा। पहले साल पे आपको जब 1 साल, अगर जो आप ग्रेजुएशन जो कोर्स ले रहे हैं 1 साल करते हैं तो आपको दिया जाएगा वो
1 वर्ष का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 वर्ष करते हैं तो आपको डिप्लोमा मान लिया जाएगा, और 3 वर्ष करते हैं तो स्नातक की डिग्री मानी जाएगी, और 4 वर्ष का करते हैं तो उसी में रिसर्च ऐड कर दिया जाएगा, उसके साथ आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगला जो है इसमें दिया है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, NEP 2020 के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा और स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। इसके बाद की कक्षाओं में भी इसे प्राथमिकता में रखा जाएगा। दूसरा है स्कूल और उच्च शिक्षा में संस्कृति का विकल्प मिलेगा। सेकेंडरी लेवल पर कोरियाई, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, जर्मन, जापानी और रूसी आदि विदेशी भाषाओं को से चुनने का भी अवसर होगा। कितना अच्छा पाठ्यक्रम बनाया गया है। अगला है सभी राज्यों जिलों को डे टाइम बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें कला, करियर और खेल से संबंधित गतिविधियां होंगी। अगला है छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों का लेखा जोखा रखने और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनेगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को भी निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला पॉइंट है वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में प्रवेश दर 100% व उच्च शिक्षा में 50% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला जो पॉइंट है शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस भारत में खोलने की अनुमति है, मतलब उसमें अनुमति दी गई है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको राजन सीरीज फर्स्ट सेमेस्टर का राजन सीरीज का और भी क्लासेस देखने हैं और भी सब्जेक्ट के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।